फॉरेन करेंसी का टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने फॉरेन करेंसी गेन और फॉरेन करेंसी लॉस दोनों की ट्रांजैक्शन पोस्ट करके सिस्टम के अंदर देख ली कि किस तरह से गेन पोस्ट होता है फॉरेन करेंसी का और लॉस पोस्ट होता है। दोनों जीएल ऑटोमेटिकली हिट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैश जनरल कॉन्फ़िगरेशन। एसएपी के अंदर कैश की ट्रांजैक्शंस को हम अलग से मेंटेन करते हैं। एसएपी के अंदर कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो मींस की कैश इनकमिंग और कैश आउटगोइंग की ट्रांजैक्शंस को अलग से एक मॉड्यूल के थ्रू हम मेंटेन करते हैं। इसके लिए थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन होती है और उसके बाद फिर हम उसकी यूजर एंड पे उनकी एक्टिविटीज को चेक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक जीएल क्रिएट करते हैं। बेसिकली कैश मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल है जो कि एसएपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक टॉपिक है, एक मॉड्यूल है या सब मॉड्यूल आप इसको कह सकते हैं। उसको हम जनरल लेजर अकाउंटिंग के साथ लिंक करते हैं थ्रू जीएल। एक जीएल बनाएंगे, उसको कैश मैनेजमेंट के अंदर असाइन करेंगे और फिर कैश मैनेजमेंट में जो भी कैश की ट्रांजेक्शन्स पोस्ट होंगी वही ट्रांजेक्शन्स हमारे जनरल लेजर के अंदर भी पोस्ट होंगी। तो सबसे पहले FS00 के टी कोड में एक जीएल क्रिएट करते हैं और एसेट के अंदर ये जीएल क्रिएट होगा पेटी कैश का। इसको डबल क्लिक किया और नेक्स्ट जीएल है नंबर 5, एंटर किया। यहाँ पे पेटी कैश का अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके बाद ये बैलेंस शीट का अकाउंट है, कंट्रोल डाटा में आएंगे, लाइन आइटम का चेक लगा, पोस्टिंग डेट की सिलेक्शन हुई भी है, फील्ड स्टेटस ग्रुप 001 का लगेगा। एक चेक यहाँ पे लगेगा पोस्ट ऑटोमेटिकली का, जो कि नॉर्मल जीएल्स में नहीं होता, यहाँ पे लगेगा। जिस जीएल में ये चेक लग जाता है ना, उस जीएल को के अंदर आप डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं कर सकेंगे। अब इस जीएल में हम मैनुअल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री पोस्ट नहीं कर सकेंगे। इसको किसी जगह पे असाइन करेंगे कैश मैनेजमेंट के मॉड्यूल के अंदर और वहां से ऑटोमेटिक इसके अंदर एंट्रीज पोस्ट होंगी। इसको मैं अभी पोस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। इसके बाद FBCJ C0 की टी कोड में आएंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन का टी कोड है FBCJ C0। यहाँ पे आके कैश जनरल के लिए नंबर रेंज डिफाइन करेंगे। सॉरी, FBCJ C0 C1 में आएंगे, पहले C1 में आएंगे। यहाँ पे UAF1 का हमारा जो कंपनी कोड है उसके लिए इंटरवल में जाके नंबर रेंज, ये कैश मैनेजमेंट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये अलग से पोस्ट होते हैं। ये कैश मैनेजमेंट के मॉड्यूल के अंदर अलग से पोस्ट हो रहे होते हैं, इनकी नंबर रेंजेस भी अलग होती हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 1 से आप ले लें, 1 से लेके ऑनवर्ड 99 तक इसको ऐड कर लें। अब कैश की अंदर जो डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा, पहला डॉक्यूमेंट 1 होगा, फिर 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से क्रिएट होते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टी कोड है FBCJ C0। हम यहाँ पे कैश मैनेजमेंट का एक कोड बनाएंगे, कैश मैनेजमेंट का एक अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर वो जीएल को असाइन करेंगे जो अभी हमने पैटी कैश के लिए बनाया। इसमें किसी भी लाइन आइटम को सिलेक्ट कर लें, फर्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक करें। अब हमारा कंपनी कोड क्या है, ये सारी चीज़ें हम फिल कर देंगे। UAF1 ये मेरा कंपनी कोड, इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद कैश मैनेजमेंट का एक कोड डिफाइन करेंगे, 4 कैरेक्टर्स का होगा। यू ए मैंने अपनी कंपनी कोड के फर्स्ट 2 लेटर्स कर दिए और कैश जनरल के लिए CJ। ये थर्ड कॉलम के अंदर पेटी कैश का जीएल असाइन करेंगे जो हमने बनाया अभी। उसको आप यहाँ पे क्लिक करें और पेटी कैश का अकाउंट जहाँ पे आ रहा होगा उसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। ये पेटी कैश अकाउंट आ गया। करेंसी हम चेंज करेंगे, अपनी PKR करेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप AB की नहीं लेंगे, SE लेंगे। SE की डॉक्यूमेंट टाइप हम खुद से एंटर करेंगे, बाकी डॉक्यूमेंट टाइप ये यूज होंगी। KZ की और DZ की डॉक्यूमेंट टाइप ये 4 फील्ड्स के अंदर एज इट इज यूज होंगी। सिर्फ SE की यहाँ पे हम चेंज करेंगे, अगर AB की है या कोई और है तो हम यहाँ पे SE करेंगे। इसके बाद पैटी कैश का एक कैश जनरल का जो हमारा कोड है उसका एक नेम यहाँ पे रख लेंगे, पैटी कैश या कैश जनरल फॉर UAF1। ये मेरा कंपनी कोड है इसलिए मैंने UAF1 का कोड एंटर कर दिया। और इसके बाद इसको एंटर करके, जब इसको एंटर किया तो ये बाकी सबके साथ ऐड हो गया। इसको सेव कर देंगे। इसके बाद FBCJ C2 में आएंगे। FBCJ C2, तो SAP स्टैंडर्ड के अंदर पहले से 6 ट्रांजेक्शन्स जो यहाँ पे मौजूद होती हैं। कौन सी 6 ट्रांजेक्शन्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे अलग से मेंटेन कर देता हूँ। SAP के अंदर 6 टाइप की ट्रांजेक्शन के कैश कैश के अंदर मैक्सिमम किस किस टाइप की ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, कि हम कैश या तो बैंक से रिसीव कर सकते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से रिसीव हो सकता है। या कैश रिसीव फ्रॉम सेल या इनकम या रेवेन्यू।
इनकम, रेवेन्यू, सेल्स, किसी के अगेंस्ट भी रिसीव हो सकते हैं। ये तीनों कैश रिसीट की ट्रांजेक्शन है। इसी तरह कैश पेमेंट की तीन ट्रांजेक्शन होगी। कैश पे टू द बैंक, कैश पे टू द वेंडर, और कैश एक्सपेंसेस। कि कैश हम बैंक से ले सकते हैं, कस्टमर से रिसीव कर सकते हैं, सेल्स के अगेंस्ट आ सकता है। पेमेंट के लिए कैश बैंक को पे करेंगे, यानी कि बैंक को ट्रांसफर करेंगे, या वेंडर को पे करेंगे, या उसमें कैश में कोई एक्सपेंस करेंगे। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स एसएपी स्टैंडर्ड के अंदर पहले से मौजूद होती हैं, हमने जस्ट अपने कंपनी कोड के लिए इनको ऐड करना होता है। तो उसके लिए हम आते हैं इस टी कोड के ऊपर, एफ बी सी जे सी टू के ऊपर। यहाँ पे आप न्यू एंट्री पे आएंगे, तो 6 ट्रांजेक्शन है, तो 6 टाइम हम UAF1 अपना कंपनी कोड एंटर कर देंगे। 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में बिजनेस ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, ये है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये 6 ट्रांजेक्शन एसएपी के अंदर पहले से मौजूद है। कौन सी? कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, पेमेंट टू द बैंक, रेवेन्यू वही वाला कैश रिसीव अगेंस्ट रेवेन्यू, कैश पेड यानी कैश एक्सपेंस में कैश को एक्सपेंस पे करना, कस्टमर पोस्टिंग मीन कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, एंड वेंडर पोस्टिंग के वेंडर को कैश पे करना। अब ये 6 ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इनको हम वन बाई वन भी एंटर कर सकते हैं। चलिए मैं वन बाई वन एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले है सी, इसको सिलेक्ट करें। सबसे पहले है कैश रिसीव फ्रॉम बैंक। जो कैश रिसीव फ्रॉम बैंक होगा वो क्या होगा? कैश रिसीट में आएगा या कैश पेमेंट में आएगा? कैश रिसीट में आएगा, क्योंकि बैंक से हम पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं। तो ये दो ट्रांजेक्शन क्लासिफिकेशन हैं, एक कैश पेमेंट की, एक कैश रिसीट की। जब कैश रिसीव होगा तो ये वाली सिलेक्शन करेंगे, जब कैश पेमेंट होगी तो ये वाली सिलेक्शन करेंगे। अभी हम कैश रिसीव फ्रॉम बैंक करें तो इसका मतलब है कि कैश रिसीट की सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, कैश रिसीव फ्रॉम बैंक। ये चेक लगेगा अकाउंट मॉडिफाई का। इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश पे टू द बैंक, ये सिलेक्ट किया। अब पेमेंट करें, पे टू द बैंक इट्स मीन की पेमेंट हो रही है, कैश में पेमेंट हो रही है, तो पेमेंट के लिए ये फर्स्ट सिलेक्शन करेंगे, कैश पेमेंट। और यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा कैश पे टू द बैंक, यहाँ चेक लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेवेन्यू की, इसको सिलेक्ट किया। और रेवेन्यू मीन्स की कैश रिसीट हो रहा है, तो रिसीट की क्लासिफिकेशन कौन सी है? सेकंड वाली, इसको क्लिक किया। यहाँ पे आप रेवेन्यू को ऐड कर लें, और ये चेक लगेगा। ये चेक का पर्पज ये होता है कि आप किसी भी अकाउंट के थ्रू रेवेन्यू ले सकते हैं, किसी भी अकाउंट के अंदर आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, किसी भी अकाउंट के थ्रू कैश रिसीव कर सकते हैं बैंक की। अगर ये चेक नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे एक जीएल अकाउंट आपको एंटर करना पड़ेगा, एक फिक्स करना पड़ेगा। सिर्फ उस फिक्स करने से क्या होगा कि सिर्फ उसी अकाउंट के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन हो सकेगी, कैश की उसके अलावा नहीं हो सकेगी। अकाउंट मॉडिफाई का ये चेक लगाने का पर्पज होता है कि आप किसी भी अकाउंट को यूज कर सकते हैं कैश की ट्रांजेक्शन के लिए। नेक्स्ट है एक्सपेंस की क्लासिफिकेशन। एक्सपेंस को क्लिक किया, और एक्सपेंस जो है वो कैश पेमेंट में आएगा, कैश पेमेंट की क्लासिफिकेशन में आएगा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। और यहाँ पे आप एक्सपेंस लिख दें, इसमें ये चेक लगेगा। लेकिन कस्टमर वेंडर में अब दो ट्रांजेक्शन है कस्टमर वेंडर की, उसके अंदर ये चेक नहीं लगेगा। एक कस्टमर पोस्टिंग है। कस्टमर पोस्टिंग मीन्स कि कस्टमर से हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश रिसीट आ गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट आएगा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, इनमें ये चेक नहीं लगेगा, क्योंकि ये बेसिकली कैश कस्टमर और वेंडर तो हमेशा हमेशा हमारे ज़्यादा ही होंगे, तो इनके लिए हम एक ये चेक लगाने की ज़रूरत नहीं, ना ही सिस्टम हमें अलाउ करेगा। वेंडर पोस्टिंग, वेंडर के केस में हम कैश वेंडर को पे करेंगे, तो कैश पेमेंट की क्लासिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये पेमेंट वाली आ गई। तो अब ये कॉम्बिनेशन है 2 1 2 1 2 1 का, यहाँ पे आएगा कैश पे टू द वेंडर। इसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे। ये हमने ऐड की भी है। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नेम कैश रिसीव फ्रॉम बैंक ऑलरेडी एग्जिस्ट।
हाँ ओके ओके ठीक। ये ऊपर भी हमने सेलेक्ट की, और ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर था। ठीक है, ओके हो गया। अब इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद बैक आ जाते हैं। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब फ्रंट एंड पे आते हैं और इसकी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं कैश पेमेंट और कैश रिसीट की। FBCJ का टी कोड हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये कैश पेमेंट जब आप FBCJ ओपन करेंगे तो यहाँ पे पहले से किसी का ना किसी का डाटा तो यहाँ पे आ रहा होगा। लेकिन हमने ये ऑप्शन आ रही कैश चैनल का, ये छोटा सा एक स्केल शेप का एक बॉक्स आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। जहाँ पे कंपनी कोड है आप उसको फाइंड कर लें, या वैसे टाइप करें UAF1। UAF1 का कंपनी कोड। इसके बाद नेक्स्ट है कैश जनरल का कोड। UACJ का कोड यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया UACJ हमने जो बनाया था, और एंटर किया। अब इसमें कैश पेमेंट की ट्रांजैक्शन पहले करेंगे। एक कैश पेमेंट का फोल्डर है, एक कैश रिसीट का फोल्डर है। तो सबसे पहले कैश रिसीट की ट्रांजैक्शन करेंगे। मीन्स कि कैश में रिसीव होगा तो हम बाकी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। इसको क्लिक किया तो इसमें 3 ट्रांजैक्शन आएंगी जो कि कैश रिसीट के लिए हमने डिफाइन की है। कैश हम या तो बैंक से रिसीव करेंगे, या कस्टमर से करेंगे, या रेवेन्यू के अगेंस्ट करेंगे। तो सबसे पहले बैंक से कैश रिसीव करते हैं। 50,000 का कैश आ गया। कौन से बैंक से लेंगे वो बैंक का जीएल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सिटी बैंक को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक टेक्स्ट आ जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, एंटर किया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अभी ये रेड में आ रहा है, अभी हम एंटर कर रहे हैं। एक ही दफा में हम पोस्ट और सेव कर सकते हैं, वो भी बाद में करेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से भी कैश रिसीव करते हैं। 25,000 की अमाउंट है। कस्टमर के लिए ये कस्टमर की फील्ड आ रही है, इसमें कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ये कस्टमर का अकाउंट आ गया, और यहाँ पे टैक्स आ जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, एंटर। इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स या रेवेन्यू, ये रेवेन्यू को सिलेक्ट किया। 20,000 की अमाउंट। अब सेल्स या रेवेन्यू का जीएल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये सेल अकाउंट आ गया। रेवेन्यू को एंटर कर लेंगे और एंटर किया। एंटर दोबारा किया। तो अब ये तीनों ट्रांजैक्शन रेड साइन के साथ आ गई। अब अगर आप इसको सेव करेंगे तो पहले ये तीनों पार्किंग में चले जाएंगी, मीन्स के सेव हो जाएंगी येलो साइन के साथ, येलो में कन्वर्ट होगी। अब इसको पोस्ट करेंगे तो ये येलो से ग्रीन हो जाएगी। लेकिन अभी एक नया सेशन ओपन करके हम पैटी कैश का अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। FBL 3N पैटी कैश का अकाउंट हमारा ये सिलेक्ट हुआ हुआ पहले से, इसको क्लिक किया और एग्जीक्यूट किया। सिस्टम कह रहा है कि इसमें अभी तक कोई आइटम पोस्ट नहीं हुई, बिल्कुल सही है। जब इसको हम पार्किंग से निकाल के पोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, सारी इकट्ठी पोस्ट हो जाएंगी। तो उस टाइम अब ये ग्रीन होगी। अब ये ट्रांजेक्शन हमारी इस जेल के अंदर भी ऑटोमेटिकली पोस्ट हो चुकी होंगी। ठीक है, ये तीनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ गए। कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, रेवेन्यू एंड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। और इसके बाद ये तो टोटल बैलेंस कितना है, 95,000। तो कैश का टोटल बैलेंस देख लें कितना है, 95,000। और 3 ट्रांजेक्शन पोस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ये वही ट्रांजेक्शन जो हम कैश मैनेजमेंट में पोस्ट करेंगे, वही ट्रांजेक्शन उस जीएल के अंदर जो पेटी कैश का हमने जीएल बनाया उसको असाइन किया, उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली ये एंट्रीज पोस्ट होती जाएंगी। अब इसी तरह कैश पेमेंट के टैब में आ जाए। अगर आपने इसकी अकाउंटिंग एंट्री देखनी है वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पोस्ट हुई, कैश मैनेजमेंट के अंदर तो नजर आ रही है, बट इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पोस्ट हुई है, तो आप कस्टमर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट पे किसी भी ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन क्या थी, पेटी कैश का अकाउंट डेबिट हुआ है, कस्टमर क्रेडिट हुआ है, मीन्स की कस्टमर से हमें पेमेंट आ रही है। इसी तरह अगर आप कोई और ट्रांजेक्शन देखना चाहें लाइक कैश रिसीव फ्रॉम बैंक, इसको सिलेक्ट करके फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो ये पेटी कैश के अंदर अकाउंट जो हमारी ट्रांजेक्शन पोस्ट हुई है वो पेटी कैश डेबिट और सिटी बैंक क्रेडिट हुआ है, जो हमने कैश बैंक से रिसीव किया था। इसी तरह अब हम आ जाएंगे कैश पेमेंट के फोल्डर में। अब इस साइड में जब बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्लिक करेंगे तो 3 ट्रांजेक्शन आएंगी जो कि कैश पेमेंट के लिए हमने डिफाइन की है।
एंटर किया। अब ये कैश पेमेंट टू द, पहले एक्सपेंस कर लें। एक्सपेंस कर लिया। अब एक्सपेंस का जीएल हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। रेंट एक्सपेंस ले लिया। यहाँ पे टैक्स आ गया, रेंट एक्सपेंस, एंटर किया। इसके बाद एक्सपेंस की एक और एंट्री ले लें। समटाइम होता है कि हमने कोई एंट्री बाय मिस्टेक डुप्लीकेट कर दी, हमें पता नहीं चला, हमने दो दफा एंट्री ये एंटर कर दी, रेंट एक्सपेंस दो दफा पेश कर दिया। लेकिन जब डी एंड आएगा तो हम इसको अपनी कैश को टैली करेंगे तो उसमें कैश में डिफरेंस आ जाएगा। तो हम रीचेक करेंगे अपनी ट्रांजेक्शन्स को, तो उसमें हमें आइडेंटिफाई होगा कि ये ट्रांजेक्शन हमारी जो है वो एक्स्ट्रा है, इसको हम डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर ये सेव हुआ होगा, अगर पोस्ट हो जाएगा तो फिर ये डिलीट नहीं होगा, फिर रिवर्स होगा। अभी मैं आपको डिलीट का भी प्रोसेस बता देता हूँ किस तरह से होता है, और रिवर्स का भी बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री थी हमारी सैलरी एक्सपेंस की। इसके बाद कैश पे टू द वेंडर, हम वेंडर को भी कैश पेमेंट कर रहे हैं, उसकी सिलेक्शन करेंगे। कैश पे टू द वेंडर, और यहाँ पे टैक्स आ जाएगा कैश पे टू द वेंडर, और यहाँ पे वेंडर का अकाउंट आएगा जिस वेंडर को हम पेमेंट कर रहे हैं। ये वेंडर सेलेक्ट कर दिया, एंटर किया। ओके, अमाउंट भी एंटर करनी होगी इधर हमें। सपोज 25,000 की अमाउंट मैंने एंटर कर दी। तो अब ये देखिए सारे रेड हैं, अभी मैं इसको सेव करूंगा तो सारे येलो हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने कैश को टैली किया तो मुझे पता चला कि ये एंट्री मेरी डुप्लीकेट हो गई। तो मैं इसको सेलेक्ट करके, ये नीचे माइनस का एक साइन आ रहा है डिलीट एंट्री का, इसको क्लिक करूंगा और इसको यस करूंगा। तो ये सेकंड लाइन आइटम मेरी डिलीट होगी। लेकिन कब डिलीट हुई? जब ये पार्किंग में पड़ी येलो साइन के साथ। लेकिन अगर मैं इसको पोस्ट कर देता हूं और बाद में मुझे ये कंफर्म होता है कि ये एंट्री तो मेरी ये भी रिवर्स करनी थी या इसको भी डिलीट करना था, तो अब मैं इसको डिलीट नहीं कर सकूंगा क्योंकि अब पोस्ट हो चुका है। अब इसका लेजर में देखें, लेजर में इसका इफेक्ट भी आ चुका है। ठीक है, तीन ट्रांजेक्शन और आ गई। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 48,000। और इधर बैलेंस कितना है? 48,000। तो जब एंट्री पोस्ट हो जाती है फिर उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, फिर उसको हम रिवर्स करते हैं। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये माइनस पे क्लिक किया। तो अच्छा, अब सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद इसको यस किया। अब रिवर्सल रीजन मुझे 01 देनी होगी। 01 का पर्पस ये होता है कि जिस डेट में एंट्री पोस्ट हुई थी उसी में रिवर्स हो जाएगी। इसको क्लिक किया तो आप देखेंगे ये एंट्री हमेशा यहाँ पे नजर आएगी, और उसकी एक रिवर्स एंट्री भी आ गई जो क्रॉस साइन के साथ आ गई। ये क्रॉस बता रहा है कि ये एंट्री रिवर्स हुई है, और यही एंट्री आपके लेजर के अंदर भी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे 58,000 का बैलेंस हो गया, यहाँ पे 48 था, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये भी 58 हो जाएगा। 58 का बैलेंस हो गया, 10,000 की एंट्री रिवर्स होगी, एक डेबिट में आई एक क्रेडिट में आई। ठीक है, इस तरह से रिवर्स होती है। और जो कैश का बिजनेस होता है, कैश की ट्रांजेक्शन्स को डे एंड में आके हम अपना जितना भी क्लोजिंग बैलेंस होता है, हमारा अवेलेबल बैलेंस होता है कैश का, उसको हम बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं या मेन ब्रांच में या हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम सारे का सारा कैश भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या उसमें से अगर कोई कैश हमने नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए कैश इन हैंड रखना है, उसको कैश इन हैंड रख के रिमेनिंग अमाउंट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट की ट्रांजेक्शन होती है कैश पे टू द बैंक। कैश पे टू द बैंक, इसको क्लिक किया। अब ये टोटल बैलेंस है 58,000 जो कैश इन हैंड है, मैं इसमें से 50,000 को ट्रांसफर कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आएगी कैश पे टू द बैंक, और यहाँ पे कैश का जीएल आ जाएगा, सॉरी बैंक का जीएल आ जाएगा जिस बैंक में हमें ट्रांसफर करना है। ये सिटी बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, इसको क्लिक किया, एंटर किया।
और अगर आप ये पोस्ट सेव नहीं करना चाहते, डायरेक्ट पोस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये रेड से डायरेक्ट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, येलो नहीं हुई, डायरेक्ट ग्रीन हो गई। बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस 8,000। लेजर का बैलेंस कितना हो गया? 8,000। तो ये दोनों बैलेंस हमेशा टैली होते हैं। जब हमने जीएल बनाया था तो उसमें पोस्ट ऑटोमेटिकली का चेक लगाया था और उस जीएल को हमने कैश मैनेजमेंट में असाइन किया था, इंटीग्रेट किया था, जिसकी वजह से ये दोनों ट्रांजेक्शन हमेशा मैच होती हैं। ठीक है, आज हम इसको यहीं पे क्लोज करेंगे। और कोई क्वेश्चन पूछना हो यहाँ तक तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये एक्सेल फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों की नेक्स्ट वर्किंग के लिए। कोई चीज़ पूछने वाली हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं अभी। जी, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछना हो? और एक असाइनमेंट में असाइनमेंट सेकंड मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, और उसको भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है। एक नेक्स्ट नेक्स्ट संडे तक की चलिए डेट, मैंने उसको सेट, वैसे सैटरडे को कहा था लेकिन संडे तक अब उसको एक्सटेंड कर दिया। आप संडे तक उसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। कोशिश करिए उसको एज सुन एज पॉसिबल संडे तक कंप्लीट कर लें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप लोगों को शेयर किया है, आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट संडे तक कंप्लीट कर दें। कोशिश करें कि सैटरडे तक हो जाए, लेकिन अगर नहीं है तो कम अज़ कम संडे तक लाजमी करते हैं।
ठीक है, मैं अभी सेशन क्लोज कर रहा हूँ, बाकी आप लोग इस पे काम करें, जो प्रॉब्लम आए वो आप मुझसे डिस्कस कर लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को जो हम नेक्स्ट सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।